कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है आप लोग का एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और आपका पेपर जो है 21 अगस्त तक होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम सीटी आ चुका है और एडमिट कार्ड भी आपकी आज या कल आ जाने वाला है। तो आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनका पेपर शुरू में होने वाला है, ठीक है? उनका जो है पहले आएगा, जिनका 3-4 के एग्ज़ाम है। तो मैं जो है स्पेशल आपके एग्ज़ाम हॉल से पहले जितने भी मेरे दोस्त 3 या 4 या किसी भी दिन एग्ज़ाम हॉल में शुरू के दिनों में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न मिलने वाले हैं, ये आपको इस क्लास में जो है मैं कराने वाला हूँ। तो कहीं न कहीं अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हो, तो बहुत बड़ा बेनिफिट जो है इस क्लास के तौर पे आपको मिलने वाला है। मैंने आपको सिलेबस भी यहाँ पे रख दिया है कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, मैथ से जो है 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई साहब। सबसे अधिक तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के है और सामान्य जागरूकता यानी कि जीके जीएस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये टेस्ट पेपर बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो हर एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हॉल की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये क्लास सुबह और शाम बिल्कुल फ्री जो है डेली कराया जा रहा है। और इस क्लास के पीडीएफ भी आपको हम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल पीडीएफ भी जरूर ले लीजिए ताकि आप अपना तैयारी और मजबूत कर सके। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों के पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? और चारों ही ऑप्शन में से आपको बताना है कि डीएनए का पूर्ण फुल फॉर्म जो है क्या होता है। ये फुल फॉर्म पूछा गया है। आप सिंपल तरीके से अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, नहीं जानते हैं तो आप इस क्लास में ही याद करके चलिएगा कि जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा साइनिंग है कि आप अपने एग्जाम से पहले बेहतर तैयारी में हो, क्योंकि ये प्रश्न चुने गए हैं, गेस किए हुए हैं। आगामी जो पेपर आने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछला जो पेपर हुआ है आपको पता है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे बिल्कुल इसी लेवल के और इसी तरीके के प्रश्न थे, उसी के आधार पे ये प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का समीकरण क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और खास करके ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का समीकरण क्या होता है बताइएगा आप लोग। बल के गति का नियम क्या होता है, अर्थात F बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? एम ए होता है, ठीक है? बल बराबर क्या होता है? एम ए, अर्थात एम गुणे ए हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मास गुणित त्वरण, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को बता रखा है F बराबर एम ए, तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक, देखिए एसआई यूनिट से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में खास करके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। पूछ रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके पास है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। आप चारों ही ऑप्शन में से जो भी लगता है आप मुझे बताने की कोशिश करो। तो देखिए भार जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी मानी जाएगी। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन के रास्ते खोलेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, कार्य करने की दर
को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों के सामने है। अगर आपको लगता है कि ए उत्तर है, बी उत्तर है या सी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कार्य करने की दर को ऊर्जा कहा जाता है या बल या शक्ति या संवेग। तो देखिए, कार्य करने का जो दर होता है उसे हम लोग कहते हैं शक्ति। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी वाले हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? मैं फिर कह दे रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल पीडीएफ फ्री में आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। ये जो क्लास आप देख रहे हो इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। हर एक दिन का पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में जो है हम लोग देते हैं, आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को व्हाट्सएप यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैसेज करना है और आपको जो है आरआरबी लिख के भेज देना है, आरआरबी ग्रुप डी। हम यहाँ पे आपको एक लिंक भेजेंगे जिस पे आप क्लिक करिएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और फिर जो है वहाँ पे आपको डेली क्लास के नोट्स मिलते रहेंगे ताकि आप अपना तैयारी बेहतर कर सको। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? देख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमने रखा है भाई साहब, आप क्लास को अंत तक तो देखो। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो प्रकाश वर्ष जिन्होंने ने बताया है कि जो है दूरी का जो है इकाई है, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब आप लोगों के सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि जो है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, प्रतिरोध आपको याद रखना है कि इसका एसआई यूनिट हमेशा ओम ही होता है, ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 कर आपका 8वां प्रश्न कि विद्युत को ऊपर फेंकने पर, सॉरी, वस्तु को ऊपर फेंकने पर उसके उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? उच्चतम मतलब सबसे जब ऊपर आप किसी वस्तु को फेंकोगे तो कुछ ऐसा समय आएगा जहां पे वस्तु एकदम ऊपर जाएगा और वहां से फिर नीचे आने वाला है। तो वो उच्चतम बिंदु पे जो है बताना है कि वेग क्या होता है। तो वहां पे जो वेग होगा आप लोगों को याद रखना है कि वहां पे वेग जो है शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है लेंस की जो है क्षमता का एसआई यूनिट क्या है? ये तो कई बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, पिछले बार भी पूछा गया था 2-3 बार। जो आपका पिछला बार अब भी 2025 और 26 में मिलाकर एग्जाम जो हुआ वहां पे भी ये प्रश्न आया हुआ था कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों को भूलना नहीं है और हमेशा ही याद रखना है कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है ये डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी। मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल हर एक प्रश्न को रिवीजन कर लेना पीडीएफ को लेकर, ताकि आपका जो माइंड सेट है बिल्कुल इन्हें कैप्चर कर ले और आप इसे भूल ना सके। साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है केमिस्ट्री का प्रश्न है और केमिस्ट्री से फॉर्मूले आपको सूत्र तो 100% पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एक शिफ्ट में। जैसे ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, तो ये सब फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। नमक का यहाँ पे पूछा गया है तो नमक का होता है NaCl। NaCl अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को बताया है NaCl तो ये बिल्कुल
सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। इनमें सीएल वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है रासायनिक नाम, सूत्र नहीं पूछा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने हर एक टाइप के प्रश्न रखे हुए हैं, आपको कितना भी घुमा के पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप हमारे से पढ़ के जाओगे, ठीक है? क्योंकि हम प्रश्नों को घुमाकर ही पूछ रहे हैं, सरल तरीके से नहीं। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल उनके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं बताएंगे? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं बताएंगे? समूह और आवर्त दोनों ही मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, जिन्होंने बताया है कि 18 समूह होते हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है और 7 आवर्त होते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जाता है, ठीक है? अगर समूह पूछे तो 18, आवर्त पूछे तो 7, कहीं पे भी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस, क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत खास है, बताइएगा सभी लोग। पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की जो है गैस कौन सी है? बात की जाए आप लोगों के सामने क्या क्या है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अगर हल्की पूछेगा आपसे कभी भी तो आपको जो याद रखना है, ये जो है आप लोगों के जो राइट उत्तर है ये हाइड्रोजन गैस है सबसे हल्का में, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है यहाँ पे कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। आपसे पूछ रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 14। बात किया जाए जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि लोहे पर जो जंग लगता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, लोहे पर जंग लगना ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पीएच स्केल की रेंज कहां से कहां तक होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल से प्रश्न तो आपको बार बार तंग करते हैं, मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि पीएच स्केल को अच्छे तरीके से रीड कर लेना। अगर नहीं किए हैं तो अब भी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसमें पूरा एक पीएच स्केल बता दूंगा। पीएच स्केल की रेंज जो होती है आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है और होता कहाँ तक है? 14 तक। बीच में क्या होता है? 7 होता है, जिसे बोला जाता है उदासीन। अगर उदासीन पूछता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7। 7 से अधिक को बोला जाता है क्षार। 7 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 14 तक। और यहाँ से 1 2 3 ये 7 के पहले 6 तक इसको बोला जाता है अम्ल। अम्ल होता है ये, ठीक है? अम्ल, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक क्षार का होता है, 7 उदासीन होता है। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा का पूरा नॉलेज हो गया होगा, अब पीएच स्केल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं और इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक ये क्लासेज बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ रहेगा। तो आप बिल्कुल इसके लाभ उठाएं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल सभी लोग इससे जुड़े। तो मीथेन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है,
कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है पारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये मुझे लगता है कि हर बार पूछा गया प्रश्न है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर पढ़े हो तो आप उठा के देख लेना, ये स्टार कर लो फिर से आएगा। अब किसके दिन आएगा, किसके चांस आएगा ये तो पता नहीं है, पर आएगा जरूर, इतना कंफर्म है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये पूछा जाएगा। आपको बताना है लीवर, यकृत आप कह सकते हो, ऑप्शन नंबर बी लीवर। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बहुत खास प्रश्न था और मुझे लगता है आपको याद भी होगा जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं यहाँ पे, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? आपसे पूछा गया है कि जो है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल रहता है ये 120 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना था तो ये बिल्कुल सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ये बहुत खास है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कोशिका का ऊर्जा गृह जो है, यहाँ पे आपका जो राइट उत्तर है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही उत्तर है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न बताना है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन सी का जो है कमी अगर हो जाए तो शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी, ये हमें बताना है। बताइए सभी लोग, ये बहुत खास है। हर एक विटामिन की कमी से रोग जो है आपको पता होना चाहिए। तो स्कर्विक आपको याद रखना है, विटामिन जो है सी की कमी हो जाएगी तो आपको जो है स्कर्विक जो है रोग हो जाएगा। अब बेरी बेरी क्या होता है? विटामिन बी की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। अब सभी लोग बताएंगे कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है। ये सभी लोगों का जो है उत्तर देने वाला प्रश्न है। सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिनने बताया है विटामिन के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम द्वारा होता है। ये आप लोगों को भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। और भोजन का पूछेगा तो फ्लोएम आपको बताना है। अगर भोजन का परिवहन पूछेगा तो आपको फ्लोएम बताना है, और जल का पूछेगा तो जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24।
24वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सामान्यतः स्वस्थ मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सामान्य स्वस्थ मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं बताएंगे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, सभी लोग बताएंगे कि जो है स्वच्छ मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो देखिए, मानव में कक्षों की जो संख्या होती है ये होता है 4। कितने कक्ष होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों 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 से कौन सी गैस बाहर निकलती है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑक्सीजन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 26। कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, जीके का प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। साइंस के 25 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है जीके के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बताने की कोशिश करेंगे और क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो हर एक क्लास करना चाहते हैं, बिल्कुल आप जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होता है ये होता है आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 27। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये हम लोगों ने रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बेंगलुरु, बिल्कुल राइट उत्तर है, बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है प्राचीन ग्रंथ से लिए गए हैं, बताएंगे सभी लोग। सत्यमेव जयते जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पूछा जा रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुचिपुड़ी जो है आप लोगों को याद रखना है आंध्र प्रदेश का जो है ये लोक नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से जो है रीजनिंग के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर जो है आपको यही देने वाला है 30 नंबर। अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर देते हैं रीजनिंग में तो आप 30/30 आसानी से करके आओगे, ठीक है, ये गारंटी है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो इस पर ज्यादा ध्यान दें और कम समय में पूरे के पूरे फुल नंबर वाला यही सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा गया है कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है यहाँ पे हमें अगला पद जो है बताना है। अब होगा क्या, सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए सी लिखा है, सी के बाद एच लिखा है, एच के बाद एम लिखा है, एम के बाद अगला पद बताना है। सी होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, एम होता है 13 पे। हमने देखा तो बार बार 5 प्लस किया गया है तो हम भी 5 प्लस कर देंगे। 13 5 18 पे कौन सा अक्षर? आर। हमारा जो पहला अक्षर मिल गया है आर, पर आर से ये दोनों स्टार्ट नहीं थे तो ये तो दोनों गलत हो गए। फिर दूसरा अक्षर चेक कर लेते हैं एस क्यू ओ। ये जो देखा मैंने एस होता है 19 पे, 2 माइनस कर दिया, क्यू हो जाता है 17 पे, फिर 2 माइनस कर दिया, ओ होता है 15 पे, फिर हम भी 2 माइनस कर देंगे यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा आपका कितना m 13 पे, 15 में से 2 हो जाएगा 13। तो हमारा आर एम जो है राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आर एम, देखो आर एन लिखा गया है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो दोनों पहले ही गलत थे। तो आर एम से केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी है, और मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी। आपको करना कुछ नहीं है, ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, अपने लॉजिक के अनुसार इसको बनाना है और आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न आपके सामने ही देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्न में से कौन सा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, जितने भी मेरे दोस्त हैं इसके राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। जिसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे लिखा है 65, यहाँ पे 181, तो यहाँ पे क्या लॉजिक हमें ये लगाना है। तो सबसे पहले वाले पे हम चलेंगे, और पहला वाला किस तरीके से लिखा है इसको लॉजिकली देखेंगे। अगर यहाँ पे गुणा करते हैं 5 से 30, 30 दूना का 60 ही हो रहा है, जबकि लिखा है 65, मतलब गुणा वाला लॉजिक बिल्कुल गलत। हमें वैल्यू अधिक लाना है तो जोड़ के तो ला नहीं सकते, तो हम इसको वर्ग करते हैं, इन सभी का वर्ग करते हैं। ये कितना होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो, 5 का स्क्वायर 25, फिर क्या हो जाएगा प्लस 6 का वर्ग 36, कितना होता है 36, 25 61 4 65। बिल्कुल हमें पता चल गया कि इसने क्या किया है, वर्ग करके वैल्यू को जोड़ दिया है। वर्ग करके वैल्यू को जोड़ा है, तो हम भी वही लॉजिक लगाएंगे, हम भी उसी के साथ जाएंगे। ये 2 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 64 प्लस आपका 7 7 49, 9 4 13, 13 और 4 17 के साथ होगा, 6 4 10 और 1 11। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 23, कह रहा है वार का कोड क्या है यदि जू का कोड 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और टेन को जो है 8 के रूप में कोडित किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने 3, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है ये हम लोगों को बताना है। अब बात की जाए यहाँ पे, तो लॉजिकली अगर हम सोचते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें ZOO लिखा गया है, इससे हमें बनाना है 2। किस तरीके से होगा, जेड का कोड अगर हम 26 लिख लेते हैं, ओ का कोड होता है 15, फिर ओ का कोड होता है 15। हम क्या करते हैं, इनके अंकों को जोड़ते हैं, 6 2 8 हो गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6। क्योंकि हमें एक अंक में लाना है तो हम क्या करेंगे कि इसको एक अंक में, अब इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 8 20, और 20 को भी जोड़ेंगे क्योंकि हमें एक अंक में बताना है, तो 2 और 0 2 ही आएगा। इस तरीके से इसने हमें जो है लिखा हुआ है, हम भी वही काम करेंगे। किसके साथ, WAR के साथ। W होता है 23 पे, A होता है 1 पे, और R होता है 18 पे। तो ये तो 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कर रहे हैं प्लस, ये क्या हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 1 10, 5 15, 15 के अंकों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले हम मिलाएंगे, L लिखा है, L के बाद M, तो B के बाद से क्या हो जाएगा C। ये तो सभी लोगों को पता है, तो ये तो आसानी से मुझे लग रहा है कि बन गया। ये तो तीनों में C नहीं लिखा है, तो ये तो सभी के सभी गलत हो गए। अब P के बाद लिखा है R, P होता है 16, R होता है 18, 2 ठो प्लस किया है, तो F होता है 2 पे, 6 पे, और 2 जोड़ोगे तो H होता है 8 पे। तो मुझे लगता है कि मुझे आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं, मुझे आंसर से वहां से कम टाइम में प्रश्नों को सोल्व करना है, तो हम लॉजिकली चलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। लिखा है जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, तो यहाँ पे जो है हमें बताना है, बताइएगा क्या होने वाला है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे सही है भाई साहब। तो देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। ये जो जयपुर है ये राजस्थान की राजधानी है। तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का राजधानी प्रयागराज, बिल्कुल गलत। मेघालय का तुरा, बिल्कुल गलत। पंजाब का अमृतसर, ये भी बिल्कुल गलत। गंगटोक, सिक्किम का क्या होता है, गंगटोक, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि यदि वर्ष 8 मार्च का शनिवार है, यदि वर्ष का 8 मार्च, अगर देखोगे 8 मार्च का शनिवार है तो 1 मार्च और 25 मार्च के बीच में विषम तिथियों पर कितने शनिवार होंगे, ये आपको काउंट करके बताना है। ठीक है, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन, हर एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो, हर एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप डी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।